हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। तो आज से ये स्टार्ट हो गई है, डेली चलेगी। बीच में मैं रोक दी थी क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को मैं सोच रही थी पहले कवर कर दूं। ओके, तो इंडियन पॉलिटी तो आप पढ़ते रहिए, जितना रिवीजन करते रहिए वो कम है इस बुक के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, उन सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है और ये लोगों के राइट के लिए बात करती है। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए आर्टिकल 32 ऑलरेडी है, लेकिन उसके साथ ही जो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी है, जिसका गठन हुआ था कि इंडिया में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी राइट को किस तरीके से बचा कर रखा जाए, किस तरीके से सेव रखा जाए। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको आज हम लोग देखते हैं। तो किस तरीके से इस कमीशन का गठन हुआ था ये देखते हैं। जो ह्यूमन राइट कमीशन जो थी, ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, तो यहाँ पे संविधान में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, ये बस एक रैंडम थॉट था और ये लेजिस्लेशन के थ्रू बनाया गया है। ये एक्ट आपका आया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, जो कि 1993 में थी। इसके तर्ज पर इसको बनाया गया है। ओके, जब ज़रूरत हुई थी तब बनाया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है कि जब ज़रूरत होती है तब एक एक्ट के थ्रू किसी भी बॉडी का स्टैब्लिशमेंट हो जाता है। तो वैसे ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये 1993 में इसका गठन हुआ था। और ये जो एक्ट है फिर इसको 2006 में भी इसको अमेंड किया गया। ये जो कमीशन है ना, ये वॉच डॉग है। वॉच डॉग कहने का मतलब कि ये देखते रहती है कि ह्यूमन राइट हमारी कंट्री में किस तरीके से लोगों के पास है या नहीं, कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से ये वॉच डॉग वाला काम करती है। और जितनी भी एक ह्यूमन के लाइफ से रिलेटेड लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, जो भी इंडिविजुअल के इससे रिलेटेड, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी हमें गारंटी किया गया है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास है, तो यही सारी चीज़ों के लिए जो भी हमारे पास हक है वो सारी चीज़ों को ये नेशनल कमीशन देखती है। और ये एक इंटरनेशनल कोवेनेंट भी है और इसको इन्फोर्सिबल भी किया गया है कोर्ट के द्वारा। इन्फोर्सिबल कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास हमारी जो भी फंडामेंटल राइट हमें गारंटी की गई है कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्राप्त हुआ है, अगर उसके हिसाब में अगर हमारे साथ कोई भी वायलेशन होती है, हमारी कोई भी राइट्स की हनन होती है, तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब यही है कि इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट है। हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू इस कमीशन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, तो वो देख लेते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट है ना, उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है, जिसके थ्रू जितनी भी ह्यूमन राइट इश्यूज़ है वो यहाँ पे एड्रेस हो पाए और पूरी तरीके से एक फोकस्ड मैनर पर वर्क हो। साथ ही साथ यहाँ पे एलिगेशंस भी लगाया जाता है कि जितनी भी आपकी एक्सेस है, इंडिपेंडेंसी है, यानी गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता होती है, इस मैनर में क्या होगा कि इसको अंडरलाइन किया जाएगा और आपके गवर्नमेंट के कमिटमेंट के साथ इसको ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी एफर्ट्स है उसको यहाँ पे और मजबूत करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, जो कि यहाँ पे डायरेक्शंस में दिया गया है। अब कमीशन में कौन कौन लोग होते हैं, कमीशन तो बना दिए, लेकिन इसमें कौन कौन से लोग होते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। एक कमीशन जो है ना, ये मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें आपके चेयरमैन होते हैं और 4 और मेंबर होते हैं, यानी टोटल मेंबर 5 होते हैं। चेयरमैन जो है वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए और मेंबर जो है ना वो आपके सुप्रीम कोर्ट के, या तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, या तो सर्विंग और रिटायर्ड जज आपके हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। ओके, तो यानी जो आपके चेयरमैन होते हैं वो तो रिटायर्ड हो सकते हैं, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड है वो आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बन जाते हैं। और जो मेंबर होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग, या फिर जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज है वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं, और जो रिटायर्ड हो गए हैं वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। सेम चीज़ आपका हाई कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट के जो जज है वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं, और अगर रिटायर हो गए तो वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। और 2 पर्सन इसमें रहते हैं जिनके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं उनके पास ह्यूमन राइट से रिलेटेड, तो 2 पर्सन वो होते हैं। ओके, तो अगर इसके साथ देखें तो फुल टाइम मेंबर होते हैं ये, यानी जो कमीशन है इसमें 4 एक्स ऑफिसियो मेंबर भी होते हैं, यानी नेशनल चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन होते हैं, और नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब और विमेन के भी चेयरमैन होते हैं। जो चेयरमैन और मेंबर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और ये रिकमेंडेशन देती है 6 मेंबर कमेटी, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर उनके हेड होते हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लीडर होते हैं अपोजिशन के दोनों हाउस के और पार्लियामेंट के, और सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं। यानी ये जो 6 मेंबर कमेटी बनती है इसमें इतने लोग होते हैं, और इनके सलाह से जो प्रेसिडेंट को सलाह दी जाती है कि हाँ इनको चेयरमैन बनाना है, इनको मेंबर बनाना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, तब इसका बनाया जाता है। फर्दर एक सिटिंग जज जो सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के होते हैं और सिटिंग चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन के बाद। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंसल्ट कर दिया तो वो भी यहाँ पे अपॉइंट हो सकते हैं। चेयरमैन और मेंबर की बात करें तो वो यहाँ पे ऑफिस जो है 5 साल के लिए रखते हैं और अगर वो उनकी एज 70 ईयर्स तक हो गई तो भी यहाँ तक वो ऑफिस में रह सकते हैं। अगर उनकी टेन्योर की बात करें तो चेयरमैन और मेंबर्स जो है ना वो फिर से एलिजिबल नहीं हो सकते किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। यानी एक बार वो रिटायर हो गए तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो कोई भी जॉब नहीं ले सकते। प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन को हटा भी सकते हैं और मेंबर को यहाँ पे हटा सकते हैं उनके ऑफिस से। किस किस केस में हटा सकते हैं ये देख लेते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे कुछ इंसॉल्वेंट कर दी, यानी वो इंसॉल्वेंट हो गए, यानी कि अगर वो ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें कि वो नहीं कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो कहीं से भी इंसॉल्वेंट हो गए तो उनको हटा दिया जाएगा। अगर वो इंगेज होंगे अपने टर्म ऑफ ऑफिस के टाइम पर, वो अगर कोई और ड्यूटीज़ को यहाँ पे होल्ड कर रहे हो और उनको वहाँ से पे मिल रहा होगा तो उनको हटा दिया जाएगा। या तो फिर वो अपने ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए फिट नहीं होंगे किसी भी रीज़न से, या तो उनका साउंड बॉडी नहीं होगा, साउंड माइंड नहीं होगा, तो उनको हटा दिया जाएगा। फिर है कि अगर उनका अनसाउंड माइंड हो और वहाँ पे वो डिक्लेयर कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा, यानी वो अनसाउंड उनका माइंड अच्छे से काम नहीं कर रहा हो और कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर, क्योंकि आप एज देख रहे हो ना 70 ईयर्स तक के लोग यहाँ पे रहते हैं और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मे भी हो सकता है कि वो काफ़ी ओल्ड एज हो जाते होंगे। ओल्ड एज में आप देखते हो कि भूलने की शक्ति हो जाती है, बढ़ जाती है, लोगों की जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, थोड़ी सी फैटिकनेस, वीकनेस, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो अगर यहाँ से कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ ये जो मेंबर है, ये जो चेयरमैन है, ये अच्छे से वर्क नहीं कर सकते, तो उनको हटा दिया जाएगा। और यहाँ पे उनको अगर उनको इम्प्रिजमेंट भी हो गया किसी भी अपराध के लिए, अगर उनको जेल हो गया तो उनको भी यहाँ से ऑफिस से हटा दिया जा सकता है। तो ये 5 कारण है जिसके वजह से आप देख सकते हो कि प्रेसिडेंट जो है इनके चेयरमैन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को यहाँ से हटा सकते हैं। और इसके साथ ही प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन और मेंबर को रिमूव भी कर सकते हैं। एक और ग्राउंड है, अगर उन्होंने मिसबिहेवियर किया या फिर वो इनकैपेसिटी है, या तो वो अपने खुद भी ऑफिस होल्ड करना नहीं चाहते हैं या तो वो उन्होंने कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो उसके तर्ज पे भी प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। अगर इस केस में देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो रेफ़र कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मैटर के कि वो इस चीज़ के लिए इंक्वायरी करे। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद इस तरीके का मीन्स वो समझ जाते हैं, उनको अगर ये मिल गया कि हाँ इस तरीके का रिमूवल होना चाहिए, तो वो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उनको आराम से रिमूव कर देंगे, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो मेंबर हो। और जो सैलरी है, अलाउंस है और कोई भी कंडीशन जो सर्विस की है, चेयरमैन की बात करें या फिर मेंबर की, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। वो यहाँ पे कोई भी उनके अपॉइंटमेंट के बाद उनको कोई भी डिसएडवांटेज नहीं दिया जा सकता है। ये सारी जो अबव प्रोविजंस है ना, ये यहाँ पे एम है कि उनके ऑटोनॉमी को, इंडिपेंडेंस को और इम्पार्शियलिटी को उनको सिक्योर किया जाए, इसलिए ऐसा सारी प्रोविजंस दी गई है। अब देखते हैं कि इस कमीशन का फंक्शन क्या क्या है, एक्चुअली ये कमीशन करती क्या है, क्यों बनाया गया है, अपार्ट फ्रॉम कंजर्विंग एंड प्रिजर्विंग द राइट ऑफ ह्यूमन बींग, उसके अलावा वो करती क्या है। तो ये इंक्वायरी करती है कि जितनी भी ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट हो रही है कि नहीं, ओके और वो जितनी भी इस तरीके की पब्लिक सर्वेंट का जो राइट है उसको वायलेट होने से बचाती भी है। या तो वो सुयो मोटो केस हो जाए या फिर कोई भी पिटीशन जो प्रेजेंट होता है कोर्ट में उनके अगेंस्ट में, तो पब्लिक सर्वेंट के भी यहाँ पे राइट्स को ये वायलेट होने से बचाती है। सेकंड थिंग है कि यहाँ पे कोई भी प्रोसीडिंग जब चलता है तो उसमें वो इंटरवेन कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर भी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का एलिगेशन लगा है कोर्ट के पहले, तो उन पे भी ये इंटरवेन कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है कि वो जेल भी जा सकते हैं और डिटेंशन प्लेस भी कर सकते हैं, और जो भी लिविंग कंडीशन है इनमेट्स का तो उसको वो देखकर कुछ और भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं। यानी अगर किसी को भी यहाँ पे जेल हो गया तो वो जेल में जाकर भी देख सकते हैं, फर्दर भी वो बात कर सकते हैं, यानी पनिशमेंट मिलने के बाद भी वो यहाँ पे बात कर सकते हैं और कुछ रिकमेंडेशन से वो यहाँ पे डिटेंशन भी दे सकते हैं। फोर्थ यहाँ पे है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल को रिव्यू भी कर सकते हैं और कुछ और जो लीगल सेफगार्ड दिया गया है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं और इस तरीके के मेजर्स को वो रिकमेंड कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सके। उसके साथ ही वो सारे फैक्टर्स को यहाँ पे रिव्यू करते हैं जिसमें कि टेररिज्म का एक्ट इंक्लूड है या फिर आप ह्यूमन राइट के कोई भी इंजॉयमेंट है वो इंक्लूड है, तो वो सारी चीज़ें फैक्टर यहाँ पे रिव्यू करते रहते हैं। साथ में जो ट्रीटीज़ होती है, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कोई भी ह्यूमन राइट्स में, तो वो इनको भी स्टडी करते हैं और उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को रिकमेंड भी करते हैं। साथ ही साथ जितनी भी रिसर्च फील्ड होती है ह्यूमन राइट्स के फील्ड में, जितनी भी रिसर्च होती है तो उसको भी ये देखते हैं और प्रमोट करते हैं। उसके बाद ह्यूमन राइट्स की लिटरेसी को भी ये स्प्रेड करते हैं, यानी लोगों को पता होना चाहिए कि उनके पास क्या क्या राइट्स है, तो ये सारी चीज़ें लोगों को अवेयर करने में भी वो काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके
उसके बाद जितनी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी आपके NGOs है, इनके भी एफर्ट को इनकरेज करते कि वो ह्यूमन राइट के फील्ड में अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको भी काफ़ी इनकरेज किया जाता है। उसके बाद ये सारी फंक्शंस लेते हैं जो कि काफ़ी यहाँ पे नेसेसरी होती है ह्यूमन राइट के प्रमोशन में, तो वो ये भी फंक्शन करते हैं। यानी इतनी टोटल फंक्शन है ह्यूमन राइट कमीशंस की। उसके बाद देखते हैं कि ये काम कैसे करती है ये कमीशन। जो कमीशन की हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और ये इसकी जो ऑफिस इस्टेब्लिश की जाती है वो दूसरे प्लेस में भी होती है इंडिया में। यहाँ पे जो पावर होती है ना वो खुद ही यहाँ पे खुद के प्रोसीजर से ही रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे जितनी भी पावर है वो सिविल कोर्ट में है और इसकी प्रोसीडिंग आप देखोगे तो जुडिशियल कैरेक्टर भी है यहाँ पे, यानी ह्यूमन राइट कमीशंस के पास सिविल कोर्ट का भी पावर है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन को कॉल कर सकती है, रिपोर्ट को भी जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको दी जाती है और कोई भी अदर जो अथॉरिटी इनको देती है। ओके, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस ले सकती है। जो कमीशन है उनकी खुद की न्यूक्लियस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है, यानी वो अगर कोई भी चीज़ के लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं, कोई भी केस का इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उनके पास खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है और कोई भी कंप्लेंट जो ह्यूमन राइट वायलेशन से दी जाती है उसमें वो खुद ही इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पे इनको एम्पावर किया गया है कि वो सर्विस को यूटिलाइज़ करे, किसी भी ऑफिसर के सर्विस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की होती है। साथ ही साथ यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है एक इफेक्टिव कॉपरेशंस वो भी NGO के साथ, यानी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो हमारे ह्यूमन राइट वायलेशंस का होता है। अगर कोई भी NGO को पता चलता है कि किसी एरिया में अगर ह्यूमन राइट वायलेशन जैसा कोई भी चीज़ हुआ है, कोई भी केस हुआ है, तो वो यहाँ पे NGO जो है फ्रीली ह्यूमन राइट कमीशंस को यहाँ पे बता सकती है और ह्यूमन राइट कमीशंस भी इन्फॉर्मेशन इनसे ले सकते हैं। जो कमीशन है वो यहाँ पे एम्पावर नहीं किए गए हैं कि उनको कोई भी मैटर में इंक्वायरी करना है अगर उनकी खुद की टेन्योर अगर 1 साल में एक्सपायर हो जाती है। खुद की टेन्योर नहीं, जो कमीशन होती है ना उनको ये एम्पावर नहीं किया गया है कि 1 साल के बाद मान लीजिए कोई भी केस है और उसमें पता चल गया है कि किसने कब यहाँ पे जो है इस केस का वायलेशन किया है, यहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है, वो अगर पता चल जाता है, कमिट हो जाता है, तो उस केस के 1 साल के एक्सपायरी होने के बाद यहाँ पे कमीशन उनकी फर्दर इंक्वायरी नहीं कर सकती है। और यहाँ पे कमीशंस है जो कि कुछ फॉलोइंग स्टेप्स ले सकती है जब वो इंक्वायरी कर रही है, यानी कंप्लीट हो गई हो और वो जब इंक्वायरी कर रही है तो कुछ और स्टेप्स ले सकती है। यानी वो जितने भी कंसर्न अगर उनसे गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज़ है, तो उनको रिकमेंड कर सकती है कि वो यहाँ पे कंपनसेशन पेमेंट करे और जो विक्टिम को डैमेज हुआ है उनके लिए वो पेमेंट करे। ओके, वो कह सकती है, यानी ह्यूमन राइट कमीशन जो है यहाँ पे ऑर्डर दे सकती है कंसर्न गवर्नमेंट को। उसके साथ ही वो रिकमेंड भी कर सकती है उस कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी को कि वो इस तरीके की जो प्रोसिक्यूशन है उसकी प्रोसीडिंग के लिए इनिशिएट करे और वो भी गिल्टी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में। इसके साथ ही वो रिकमेंड भी कर सकती है जो कंसर्न गवर्नमेंट और जो अथॉरिटी है वो ग्रांट कर सकती है कोई इमीडिएट इंटरिम जो रिलीफ है ना विक्टिम को देने के लिए, वो यहाँ पे रिकमेंड कर सकती है कि जो भी अगर विक्टिम है जिनका भी ह्यूमन राइट वायलेट हुआ है तो उनको जल्दी से जल्दी मदद किया जा सके। साथ ही ह्यूमन राइट कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकती है अगर कोई नेसेसरी डायरेक्शन देना हो, ऑर्डर देना हो या फिर रिट से रिलेटेड बात हो। यानी ये 4 और पावर है ह्यूमन राइट कमीशन के पास कि वो अपने इंक्वायरी के समय पे कर सकती है। अब रोल की कमीशन की क्या रोल है ये देखते हैं। यानी यहाँ पे क्लियर फंक्शन है कमीशन की और यहाँ पे रिकमेंडेटरी है इन नेचर। ओके, आप ये देख सकते हो ये रिकमेंडेटरी है इन नेचर। इनकी ऐसी मतलब कि इनके पास कोई भी पावर नहीं है कि अगर किसी ने ह्यूमन राइट का वायलेट किया तो उसको पनिश कर सके, पनिश करने का पावर नहीं है, ना कि ये अवॉर्ड कर सकती है कोई भी रिलीफ को। हालांकि जो इनकी रिकमेंडेशन दी जाती है ना तो वो बाइंडिंग नहीं है किसी भी कंसर्न गवर्नमेंट या अथॉरिटी में। जैसे कि कोई भी रिलीफ देने के लिए कहती है ना, ऊपर हम लोग देखे थे कि 4 कंडीशन था कि कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ को क्या क्या ये रिकमेंड कर सकती है। ओके, तो जो भी डैमेज हुआ है कंपनसेशन देना है और साथ ही रिलीफ भी देना है और ये सारी बातें जो है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो कंसर्न गवर्नमेंट है वो इनकी बात माने ही। ओके, नहीं भी मान सकती है, इसलिए ये बाइंडिंग नहीं है, ये बस रिकमेंडेटरी इन नेचर है, यानी रिकमेंड करती है और आगे वाले का मन है वो माने या ना माने। ओके, यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए अगर कोई भी एक्शन लिया जा रहा है उनके रिकमेंडेशन के ऊपर तो वो 1 मंथ के अंदर में लेना चाहिए। ओके, और एक जो फॉर्मर मेंबर है ना इनके कमीशन के, वो भी यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन को जो भी कमीशन के द्वारा दिया जा रहा है कहीं वो वॉश अवे तो नहीं कर दी, यानी कोई भी ये कमीशन जो कोई भी रिकमेंडेशन दे रही है तो गवर्नमेंट उसको मान रही है कि नहीं, इग्नोर तो नहीं कर रही है। तो ये भी देखने के लिए वहाँ पे लोग हैं, यानी हर चारों ओर से इनको जो है पूरी तरीके से इनका काम करने के लिए लोग हैं। जो कमीशन की रोल है ना वो यहाँ पे रिकमेंडेटरी है, एडवाइजरी है और गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर की करती है इस केस को अगर उनके द्वारा जो फॉरवर्ड की जाती है। यहाँ पे इम्प्रॉपर होगा ये कहना कि कमीशन जो है वो पावरलेस है। नहीं, कमीशन पावरलेस तो नहीं है, एक्चुअली
आप ये सोचिए, आपकी कोई भी राइट है, अगर वो हनन हो रही है तो चलिए हमारे ऊपर कोई तो है जो देख रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी राइट जो है सप्रेस की जा रही है, तो इसके ऊपर वो रिकमेंड तो कर रही है। अगर इस तरीके की कमीशन नहीं होगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। कोई भी तख्ते में, कोई भी जगह पे अगर किसी भी लोग की वायलेशन हो जाएगी, कोई भी ह्यूमन राइट्स का अगर हनन हो रहा है और कोई देखने वाला ना हो, तो भर भर के यहाँ पे लोग जो है वायलेट करेंगे। ऐसे भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे तो लोग बुरा और करेंगे। इसलिए इस तरीके का वॉचडॉग पर या वॉचडॉग जो कमीशन है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम ऐसी तो कोई यहाँ पे कमीशन है ना जो गवर्नमेंट को कह रही है कि यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, गवर्नमेंट को ये बता रही है, गवर्नमेंट को ये एडवाइस कर रही है, नोटिफाई कर रही है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, आप लोग एक्शन लीजिए। ओके, तो उनके ऊपर पावरलेस है इस तरीके का नहीं कह सकते, एक मटेरियल अथॉरिटी है। और यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो इनके रिकमेंडेशन को इग्नोर करती है, इग्नोर नहीं करती है, लेकिन हाँ ये है कि उनको अगर ठीक लगता है तो वो उनके अकॉर्डिंग वर्क करती है, अगर नहीं ठीक लगता है तो नहीं करती, लेकिन इग्नोर इनकी गवर्नमेंट नहीं करती है। जो कमीशन है यहाँ पे उनका लिमिटेड रोल है, पावर है, जुरिस्डिक्शन है, अगर हम लोग ह्यूमन राइट कमीशन के वायलेशंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। साथ ही जो कमीशन है यहाँ पे अपनी एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट भी वो सबमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को जो भी कंसर्न होते हैं। और ये जो रिपोर्ट होता है ना, ये रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर के पास भी जाता है और यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एक्शन भी लिया जाता है उनके कमीशन के रिकमेंडेशन से। यानी कमीशन ने किस किस जगह पे क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे एक्शन भी लिया जाता है। और रीज़न भी जो नॉन एक्सेप्टेंस होते हैं, यानी रीज़न भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन दी गई है उन पे उन लोग जो है उनकी रिकमेंडेशन को क्यों नहीं फॉलो किए, ये भी उनको रीज़न देना पड़ता है उस रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर में। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। फंक्शन देख लिए, रोल देख लिए, अब परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। तो बहुत सारी एक ऐसी ह्यूमन राइट है जो कि कमीशन के द्वारा ली जाती है। तो क्या क्या है? बॉन्डेड लेबर, जो आपके मज़दूर होते हैं, ओके, जो आपके बॉन्डेड लेबर होते हैं, जो जानबूझ के, जो नहीं चाह के भी काम करते हैं, तो वो बॉन्डेड लेबर का अगर एबोल्यूशन हो तो यहाँ पे वो ले सकते हैं। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन सी ऐसी ह्यूमन राइट इश्यूज़ है जो इस कमीशन के द्वारा लिया जा सकता है। तो अगर बॉन्डेड लेबर का यहाँ पे एबोलिशंस करना है तो या तो मेंटल हॉस्पिटल जो आपका रांची में है, आगरा में है, ग्वालियर में है, ओके, ऐसा तो आप सुने हो ना कि मेंटल हॉस्पिटल जो रांची का है बहुत ही फेमस है, तो उसके फंक्शनिंग से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे इशू निकालना है, या तो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट जो प्रोटेक्टिव होम है उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड, या तो कोई कंसर्न राइट टू फूड इशू है वो यहाँ पे लेना है, या तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट है 1929 का, उसको रिव्यू करना है, या तो जो कन्वेंशन है आपका राइट ऑफ चिल्ड्रन का वो देखना है, या तो फिर जो आपका चिल्ड्रन के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट है वो देखना है, चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करना है, गाइड बुक होनी चाहिए मीडिया के लिए, वो भी सेक्सुअल वायलेंस पे, जो विमेन की ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड की ट्रैफिकिंग होती है, उस पर ध्यान देना है, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम पे ध्यान देना है, जो सेक्स टूरिज्म होती है और ट्रैफिकिंग होती है, मैटरनल एनीमिया और ह्यूमन राइट पे ध्यान देते हैं, और डेस्टिट्यूट जो विमेन होती है उन पे भी ध्यान देते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करना होता है, सेक्सुअल हरासमेंट जो विमेन का वर्क प्लेस में होता है उसको भी कॉम्बैक्ट करने पे हेल्प करते हैं, विमेन पैसेंजर जो ट्रेन में हरास की जाती है उन पे भी देखते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो कि इस एरिया में इस सारे इश्यूज़ में ह्यूमन राइट कमीशन जो है वर्क कर सकते हैं और वो यहाँ पे रिकमेंडेशन देते हैं। तो काफ़ी ब्रॉड एरिया, आप नहीं कह सकते हो कि ऐसी एक दो जो एरिया है वो छूट गई। जितनी भी इंपॉर्टेंट एरिया है ना, आप देख सकते हो हर एक फील्ड को यहाँ पे कवर किया गया है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हो, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से हो, विमेन हो, चिल्ड्रन हो, हर किसी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे जो मिसयूज़ ऑफ पावर ऑफ जो अरेस्ट करने का जो पावर होता है पुलिस के साथ, ये भी यहाँ पे इंक्लूड है। डेथ हो, रेप हो, टॉर्चर किया जा रहा हो, ये भी है। रिफ्यूजी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि रिफ्यूजी को भी अडॉप्ट करने का यहाँ पे उनको पावर है। पावर मीन्स वो यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ ह्यूमन राइट, लिटरेसी, अवेयरनेस, ट्रीटीज़, ये सारी चीज़ से रिलेटेड, यहाँ तक कि आप आर्म्ड फोर्स, पुलिस, पब्लिक अथॉरिटीज़ और सिविल सोसाइटीज़ को भी यहाँ पे ट्रेन करने का, उनको रिकमेंडेशन देने का हक है। अब आते हैं इस एक्ट के बारे में जो ह्यूमन राइट एक्ट 2006 की है। तो पार्लियामेंट ने यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 2016 को पास किया था और जो मेन अमेंडमेंट था वो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में थी। तो कुछ फॉलोइंग इश्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर थे ना स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, उनको कम कर दिया गया, 5 से अब 3 हो गया, पहले 5 थे अब 3 हो गया। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी कंडीशन थी रीअपॉइंटमेंट के लिए, यानी जो मेंबर यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट होकर आते थे उनको चेंज किया गया। इन्वेस्टिगेटिंग जो मशीनरी थी उनको यहाँ पे स्ट्रेंथन किया गया, जो कि ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर इंक्लूड किया गया था। उसके बाद जो कमीशन को एम्पावर किया गया कि वो यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं अवार्ड जो कंपनसेशन का होता है,
या अगर यहाँ पे इंक्वायरी के टाइम पे हो। साथ ही साथ यहाँ पे कमीशन को एम्पावर किया गया था कि वो जेल भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ वो उनके प्रोसीजर को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया गया था कि वो एविडेंस की रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। और यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया था कि चेयरमैन जो इस कमीशन के या तो वो नेशनल या तो स्टेट के कमीशंस के जो है वो डिस्टिंक्ट है, जो आपके मेंबर उस रिस्पेक्टिव कमीशंस के हैं। यहाँ पे जो कमीशंस का है उनको यहाँ पे अनेबल किया गया था कि वो कंप्लेंट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उसके बाद जो चेयरमैन है या मेंबर है इस कमीशन के, वो यहाँ पे रेजिग्नेशंस भी लिख सकते हैं प्रेसिडेंट को। और चेयरमैन और मेंबर्स जो आपके स्टेट के होते हैं, स्टेट कमीशन के, वो गवर्नर को अपना रेजिग्नेशंस दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो भी अगर मेंबर की यहाँ पे कमी है सिलेक्शन कमेटी में, जो कि चेयरमैन और मेंबर को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे डिसीज़न नहीं ले सकते। साथ ही यहाँ पे जो चेयरमैन है इस कमीशन के, स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के और जो भी है वो यहाँ पे मेंबर आपके होने चाहिए इस कमीशन के। ओके, साथ ही जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे नोटिफाई करे फ्यूचर का जितना भी इंटरनेशनल कॉन्वेंट होता है और जो कन्वेंशंस होती है इस एक्ट्स के रिलेटेड, तो यहाँ पे अनेबल है कि वो यहाँ पे एप्लीकेबल कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिया गया है कमीशंस को कि वो यहाँ पे इस तरीके के ह्यूमन राइट एक्ट के अंदर यहाँ पे इतनी सारी प्रोविजंस है। ओके, तो ये पूरी बात रही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग और चैप्टर के साथ आएंगे। ओके, तो गाइस मैं चैप्टर यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।